नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भागलपुर में दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होने हैं, लिहाजा आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 26 मार्च तक जारी रहेगी। हालांकि 21 से 24 मार्च तक अवकाश की वजह से 4 दिन नामांकन नहीं होंगे। नामांकन कार्य को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग के साथ ही काफी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पूर्णिया में नामांकन की शुरुआत हो गई है। आज पहले दिन एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने अपना पर्चा दाखिल किया। जिला निर्वाची पदाधिकारी डीएम प्रदीप कुमार झा के कक्ष में उन्होंने 2 सेट में नामांकन दाखिल किए। नामांकन के मौके पर एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष के पास न मुद्दा है और न ही एकजुटता। को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए और जो बिहार में विकास हुआ, देश में काम हुआ, के नेतृत्व में देश में जो विकास हुआ, उस विकास के मुद्दे पर पूर्णिया को हम लोग आगे ले जाने का काम किए हैं और इस चुनाव के बाद पूर्णिया को देश के नक्शे पे हम लोग ले जाने का काम। कितनी उम्मीद है? यूपीए गठबंधन और कोई लड़ाई नहीं है, उम्मीद छोड़ दीजिए। कोई विरोधी अभी तक सामने नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए कोई लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंच गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी दफ्तर में देखकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया। नीतीश ने कार्यालय में टिकट के दावेदारों से मुलाकात की। खासकर नालंदा, बेतिया और सीतामढ़ी के लोगों से नीतीश मिले। उनके साथ अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपके सामने। आरएलएसपी विधायक ललन पासवान ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के नेता अपने फैसले पर फिर से सोच लें। उन्होंने कहा कि जनता ये चाहती है कि वो चुनाव लड़े। उन्हें टिकट नहीं मिलने पर एनडीए को इसका खामियाजा उठाना होगा। मैं कोई भी कदम उठा सकता हूं। तो आरएलएसपी विधायक ललन पासवान की तरफ से ये चेतावनी देते हुए कहा गया कि एक बार फिर से इस फैसले पर विचार करना चाहिए एनडीए को, क्योंकि इसका खामियाजा एनडीए को उठाना पड़ सकता है। ही था और सारे नेताओं से कहा था, हमने आग्रह किया था कि वहां की जनता डिमांड कर रही है कि सीट गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हमने कहा था अब फैसला एनडीए के नेताओं का है। माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी, नित्यानंद राय जी जाने और माननीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जाने। और जब पब्लिक जो कहेगी, जनता जो कहेगी, उस पर तो फैसला लिया जा सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं फैसला लिया जा सकता। नहीं लड़वाएंगे तो नहीं लड़ने के बाद तो रिजल्ट बताएगा कि होगा क्या। ये पता है कि वहां होगा क्या, हम नहीं, जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है। और एक बार और सर्वे कराना चाहिए एनडीए के नेताओं को कि सासाराम की स्थिति स्पष्ट हो जाए। अब जनता जो कहेगी उस पर फैसला लिया जाएगा। इसमें ऐसा बात नहीं है कि हम लोग चुकने वाले आदमी। जनता अगर फैसला कर लेगी तो रास्ता अख्तियार किया जाएगा। तो एनडीए में सीट शेयरिंग में अपनी सीट जाने से गया से बीजेपी सांसद हरि मांझी भी नाराज हैं। उन्होंने इसे लेकर गया जिला के बीजेपी अध्यक्ष और उनकी टीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा के खिलाफ प्रदेश नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की। दरअसल सीट शेयरिंग में गया सीट जेडीयू के खाते में चली गई है और हरि मांझी 2009 से लगातार गया सुरक्षित लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वे तीसरी बार भी टिकट मिलने को लेकर आश्वस्त थे। हमने सोचा कि हरि मांझी के अब टिकट मिलनी पक्की है, तो इन लोग ने पैतरा बदल दिया। पैतरा बदल करके यहाँ पर ही जो परंपरा सीट रही थी भाजपा को, तो इन लोग केंद्रीय नेतृत्व के, प्रदेश नेतृत्व के इस तरह से सुझाव दे करके कि अब ये जो सीट जो है से परंपरा फिर भाजपा में चली जाएगी, तो हरि मांझी यहाँ से फिर उम्मीदवार बन जाएंगे, तो हम लोग का कद छोटा हो जाएगा। तो ऐसा न कीजिए कि इसको प्रदेश नेतृत्व से मिल करके, केंद्र नेतृत्व से मिल करके इस सीट को जेडीयू के दे दिया जाए। तो गया लोकसभा सीट जेडीयू कोटा में जाने पर बीजेपी में वार और पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के मौजूदा सांसद हरि मांझी की सीट जेडीयू कोटे में जाने को लेकर बीजेपी के जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा और उनकी टीम को जिम्मेदार ठहराया है।
इसके जवाब में बीजेपी के जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा ने कहा कि उन्होंने संगठन के हित में काम किया है और सांसद द्वारा लगाए गए आरोप पर उन्हें कुछ नहीं कहना। जो भी उम्मीदवार आएगा हम उसके लिए काम करेंगे। कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि एनडीए में जो भी प्रत्याशी आए, मैं वफादारी से, ईमानदारी से कार्य किया हूं और करता रहूंगा। वो भी एक एनडीए के उम्मीदवार थे और जब एनडीए छोड़े थे तो मैं उनके साथ काम नहीं किया और एनडीए के उम्मीदवार जीताराम मांझी जी थे, अपने पूर्व मुख्यमंत्री, मैं उनके साथ भी वफादारी से इमामी विधानसभा में काम किया। आज वो हट गए तो हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। जो शीर्ष नेतृत्व मतलब कि निर्णय लेता है, मैं तो अपने संगठन, अपने नेतृत्व का बातों को मान करके काम करता हूँ। संगठन इसे तो वहीं गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट पर अब जेडीयू के उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। वहीं बीजेपी के सिटिंग सांसद जनक राम का यहां से टिकट काट दिया गया है और इस सीट पर गोपालगंज के वर्तमान सांसद जनक राम ने रिकॉर्ड मत से जीत हासिल की थी। लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे के बाद अब इस लोकसभा सीट पर जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। इस सीट से जनक राम जो जीतते रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस दलित समाज के व्यक्ति को बीजेपी ने सांसद बनाया, जो कभी संभव नहीं था, इसलिए वे पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं। शीर्ष नेता और देश के शीर्ष नेता को गोपालगंज जिला वासियों की तरफ से कोटि कोटि नंदन वंदन और बधाई देना चाहता हूं कि कई दिनों से एक कयास लगाया जा रहा था कि गोपालगंज जिला भारतीय जनता पार्टी की पुश्तैनी सीट है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कोटे में रहेगा। लेकिन जब शीर्ष नेता प्रदेश और केंद्र के निर्णय लिया कि एनडीए गठबंधन में जेडीयू के कोटे में गया है, तो जितना पहले खुशी थी उसी तरह आज भी वो खुशी करता और पार्टी के शीर्ष नेता और जिला के सांसद होने के नाते मेरे अंदर भी ये खुशी है कि एनडीए गठबंधन राज्य कोटे के जेडीयू खाते में गया है। वहीं इस बीच जदयू नेता उपेंद्र प्रसाद ने हम को ज्वाइन कर लिया है। हम में वो शामिल हो गए। सतीश मांझी की मौजूदगी में वो हम में शामिल हो गए। हालांकि कहा जा रहा था कि पहले 22 तारीख थी जब उन्हें हम में शामिल होना था, इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही थी, लेकिन आज उन्होंने हम को ज्वाइन किया है। उपेंद्र प्रसाद गुपचुप तरीके से हम में शामिल हो गए हैं। 22 मार्च को शामिल होने की बात कही जा रही थी। हम के कई नेता आज इस मौके पर वहां मौजूद नजर आए। सीवान के वर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव का टिकट कटने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है। दरौदा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजेंद्र कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वहीं विजेंद्र ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जिला अध्यक्ष मनोज सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। जो फाइनेंसर है साहुद्दीन का, वही आदमी 3 माह पहले मंगल पांडे विदेश गए थे घूमने, वही आदमी घुमाने गया था। और इधर मनोज सिंह के भाई का हत्या हुई थी, उसका केस का ट्रायल चल रहा है, गवाही में चल रहा है, लेकिन मनोज सिंह गवाही नहीं दे रहे हैं। ओम प्रकाश यादव को रास्ते से हटाकर हिना को जिताने के लिए ही यह सीट जदयू को दिया गया है। हम लोग दावे के साथ है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करते हैं कि करोड़ों रुपया का इसमें हेरा फेरी हुआ है, इस मंगल पांडे को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और इधर मनोज सिंह को और संजय पांडे को अध्यक्ष और महामंत्री पोस्ट से हटाकर पार्टी से हटाया जाए और हम तब लोग सभी कार्यकर्ता फिर वापस पार्टी में आएंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का कोई भी सॉल्यूशन निकलता नहीं नजर आ रहा। आरजेडी और कांग्रेस में सीटों को लेकर तकरार जारी है। मिल रही जानकारी के मुताबिक कल आरजेडी महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। साथ ही सीटों पर फाइनल बात के लिए कांग्रेस के रुख का इंतजार भी किया जा रहा है। अगर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई तो उसके खाते की सीट छोड़ दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस के लिए केवल 9 सीट छोड़ने के लिए तैयार दिख रही है, जबकि कांग्रेस 11 सीटों पर अड़ी हुई है। वहीं बिहार में सीटों की संख्या को लेकर कांग्रेस नेताओं का दिल्ली में मंथन लगातार जारी है। हालांकि अब तक कोई नतीजा इसको लेकर निकलता हुआ सामने नहीं दिख रहा। तो कल आरजेडी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से यह कहा गया है कि अगर कांग्रेस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होती है तो उसके कोटे की 9 सीटें जो आरजेडी की तरफ से कही जा रही हैं कि छोड़ी जाएंगी, उसे छोड़कर बाकी तमाम सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। और ऐसे में अब सवाल ये भी है कि इस महागठबंधन में कांग्रेस क्या मौजूद रहती है या नहीं। तो महागठबंधन में खटपट पर आरजेडी महासचिव आलोक मेहता का कहना है कि पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन के घटक दल समझदारी का प्रदर्शन करेंगे। सभी घटक दलों से बातचीत चल रही है। के सारे घटक दल समझदारी के साथ बैठकर
और उसका अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे और सॉलिडरिटी अगेंस्ट कम्युनलिज्म, सॉलिडरिटी टू सेव द डेमोक्रेसी एंड संविधान, इसके प्रति महागठबंधन की सबसे बातचीत तो सबसे चल रही है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंस गया है। महागठबंधन में मचे घमासान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक राम ने बड़ा बयान देते हुए सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर नहीं झुकने का ऐलान किया है। साथ ही कांग्रेस ने बेगूसराय सीट कन्हैया को देने की भी बात कही है। अशोक राम ने कहा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है और चुनाव में जीत मिलने के बाद पीएम कांग्रेस का ही होगा। कोई नंबर का डिमांड नहीं था, संख्या हम लोगों ने कभी नहीं बताई थी। हम लोगों ने सिर्फ कहा था कि सम्मानजनक सीटें हम लोगों को मिलनी चाहिए। मामला तो जब देखिए कई पार्टनर जब होते हैं तो निश्चित रूप से सबको साथ लेके चलने में तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। हम लोगों ने तो पहले से कहा था कि कन्हैया के लिए हम लोग चाहते हैं कि बेगूसराय लड़ें। स्तर की पार्टी है और लोकसभा का चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव होता है और प्रधानमंत्री अगर बनेगा महागठबंधन का तो कांग्रेस का बनेगा, ये सबने माना है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू प्रताप रूडी ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में विरोधाभास है, आखिर इनको एकजुट होने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्या इनकी पकड़ नहीं है। महागठबंधन चाहे बिहार का हो या पूरे भारत का हो, ये अपने आप में एक विरोधाभास का, आपसी तनाव का एक गठबंधन है। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में देश की जनता तो देख ही रही है, बिहार की जनता भी देख रही है, आखिर ये सब एक क्यों होना चाहते हैं। क्या उनकी अपनी पकड़ नहीं है, क्या उनकी अपनी पहचान नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती जी और अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के साथ जो हो रहा है, बिहार में भी सुनता हूँ कि कांग्रेस बहुत आतुर है लेकिन लालू जी तैयार नहीं है। महागठबंधन में सीट का पेंच अभी भी साफ नहीं हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच चल रहे घमासान पर जेडीयू ने तंज कसते हुए लालू प्रसाद पर हमला किया। जेडीयू नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि पिछले चुनाव में भी लालू प्रसाद कांग्रेस के साथ ऐसे ही करते रहे। अध्यक्ष रहते मैं भी आलाकमान को कई बार ये कह चुका था, पर कांग्रेस को लालू पसंद है तो इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। अपने कारण ऐसी स्थिति पैदा करती है। 2009 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, सब लोगों ने देखा है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने भी देखा है। फिर आप 2019 में भी वही काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव तो ईमानदार ही नहीं है कांग्रेस के प्रति। हम मजबूत हों, साथ साथ कांग्रेस मजबूत हो, ये भावना ही नहीं है। तो देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा तो माइनॉरिटी कल चला जाएगा कांग्रेस पार्टी के पास तरफ, तो हम खाली यादव लेके बैठे रह गए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया 18 मार्च से शुरू हो चुकी है, जो 25 मार्च तक चलेगी। लेकिन उम्मीदवारों के नाम तय नहीं होने से एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार 25 मार्च को ही नामांकन कर पाएंगे, क्योंकि होली और अन्य अवकाश की वजह से 21 से 24 मार्च तक नामांकन नहीं हो पाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों के सामने संकट शुभ मुहूर्त का भी है। पहले चरण के चुनाव के लिए बिहार के एनडीए और महागठबंधन के नेता नामांकन के लिए शुभ मुहूर्त नहीं निकलवा पाएंगे। बिना मुहूर्त और शुभ समय के ही प्रत्याशियों को अपना नामांकन करना होगा, क्योंकि दोनों गठबंधन ने प्रत्याशियों के नाम अब तक घोषित नहीं किए। और जिस तरह से सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, ऐसे में उम्मीदवारों के नामांकन पर समय के बादल मुहूर्त को बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि 21 मार्च से 24 मार्च तक होली और अन्य अवकाश के चलते नामांकन की प्रक्रिया बंद रहेगी। ऐसे में पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख 25 मार्च को ही उम्मीदवार अपना नामांकन कर पाएंगे। अब सवाल है कि क्या उम्मीदवार बिना पंडितों से शुभ मुहूर्त और शुभ दिन दिखाए मैदान में ताल ठोकने उतरेंगे। अभी यदि शुभ मुहूर्त नॉमिनेशन के दिन नहीं आया तो उससे पहले नॉमिनेशन ईश्वर के घर में जाकर भर के रख लेंगे, जमा भले ही अंतिम समय से पहले कर लेंगे, उसकी भी व्यवस्था है और लोग इसकी तैयारी में लग गए होंगे। हालांकि शुभ मुहूर्त और शुभ संयोग को ध्यान में रखकर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत वाली बात यह है कि ज्योतिषियों के मुताबिक 25 मार्च के दिन भी शुभ संयोग बन रहा है। 25 तारीख को सोमवार होने के कारण और एक जो तिथि मिलता है उसके कारण सर्वार्थ सिद्धि योग 11:30 से शाम तक रहेगा
और इस अवधि में नामांकन करने का बहुत ही विशिष्ट मुहूर्त है। सोमवार का दिन है। उस दिन चुनाव के मैदान में उतरे नेताओं का सब कुछ दांव पर लगा होता है। ऐसे में हर नेता चाहता है कि किसी ग्रह नक्षत्र के चक्कर में उनका खेल न बिगड़ जाए, लेकिन सीटों और उम्मीदवारों के बीच फंसे पेंच ने दोनों गठबंधनों के भावी उम्मीदवारों के लिए परेशानी जरूर खड़ी कर दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने प्रशांत किशोर को बिहारी डकैत बताया। उन्होंने कहा कि बिहारी डकैत प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश में लाखों वोट को कटवा दिया। अपने राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के पूर्व सहयोगी रहे चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि के चंद्रशेखर राव गुंडागर्दी की राजनीति कर रहे हैं। वो कांग्रेस और टीडीपी के विधायकों को तोड़ रहे हैं। वहीं बिहारी डकैत प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश के लाखों लोगों के वोट को कटवाया। चंद्रबाबू नायडू के इस हमले का प्रशांत किशोर ने भी अपने तरीके से जवाब दिया। पीके ने ट्वीट कर लिखा कि एक तयशुदा हार सबसे अनुभवी राजनेता को भी विचलित कर सकती है, इसीलिए मैं उनके निराधार बयानों से हैरान नहीं हूं। श्रीमान जी, अपमानजनक भाषा जो कि बिहार के प्रति आपके पूर्वाग्रह और द्वेष को दिखाती है का प्रयोग करने की बजाय इस बात पर ध्यान दें कि लोग आपको दोबारा वोट क्यों नहीं देंगे। प्रशांत किशोर पर किए गए इस कटाक्ष के बाद एक बार फिर से राजनीति गरमाने की आशंका है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। प्रशांत किशोर खुद तो राजनीति में हैं, लेकिन चुनावी प्रचार के लिए सेवा देने वाली उनकी कंपनी आईपैक इन दिनों आंध्र प्रदेश वाईएसआर कांग्रेस का प्रचार अभियान देख रही है। तो प्रशांत किशोर ने चंद्रबाबू नायडू के तीखे कटाक्ष का अपने तरीके से ट्विटर के जरिए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस बात पर चंद्रबाबू नायडू, जो कि बेहद तजुर्बेकार और अनुभवी नेता हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर ये स्थिति कैसे हुई। पूर्वाग्रह और देश की वजह से इस तरह की भाषा का, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न करें। जनता आपको क्यों न चुने, इसको लेकर के सोचना, चिंतन और मंथन की जरूरत है। बेतिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 10 लाख रुपए बरामद किए। ये पैसा जेडीयू नेता शंभू गुप्ता के बेटे सुशील गुप्ता लेकर आ रहे थे। हालांकि पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने मामले को आयकर विभाग को सौंपा है। जब्त गाड़ी जेडीयू के पूर्व सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो की थी, जिसे शंभू गुप्ता ने खरीदा था। विभिन्न जगहों पर चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें एक सफेद रंग की XUV 500 गाड़ी से 10 लाख रुपए बरामद किया गया है और इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। आयकर विभाग के भी पदाधिकारी लोग थाने पर उपलब्ध हो गए हैं। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पीएमसीएच में आज एक साथ 4 सुपर स्पेशलिटी विभागों का उद्घाटन अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने किया। इन विभागों में मरीजों को बेहतर सुविधा हासिल होगी। साथ ही पीएमसीएच पर दबाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज से एंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही स्ट्रोक क्लिनिक की भी सुविधा मुहैया कराए जाने की योजना है। और इस मौके पर अधीक्षक ने दलालों के खिलाफ होली के बाद ऑपरेशन चलाने की भी बात कही। बेसिकली एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और पहली बार हम देख रहे हैं कि दिल्ली से और कलकत्ता से पेशेंट संजय कुमार के नाम पर और हमारे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के नाम पर रेफर होकर आ रहे हैं। तो फिर से हमारी गरिमा वापस लौट रही है। हम इसको एक रिसर्च यूनिट के तौर पर खोल रहे हैं और स्ट्रोक पर रिसर्च यहाँ होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा जो संरचना निर्माण हुआ है, इसमें हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चमैयार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने खुद हर चीज को देखा है। ये ऑपरेशन दलाल हम पूरी निष्ठा से चलाएंगे। हम लोग को बैठने की एक जगह मिली, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले तकरीबन बहुत सालों से डिपार्टमेंट चल रहा है, लेकिन बड़ी खराब परिस्थिति में हम लोग मरीजों को देख रहे थे। इससे मेरे मरीजों को